Hello friends, welcome to my online classroom and today in this video we are going to continue the same chapter of class 10th Eco chapter 2 sectors of the Indian economy। तो देखिए इसके जो प्रीवियस जो पोर्शन है जो इस चैप्टर का कंटेंट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो एक्सप्लेन हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसके साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड मिल जाएगा। आपके जितने भी वर्कशीट होते हैं, फ्लो चार्ट होता है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं, आपके जो भी नोट्स हैं वो सब मैं प्रोवाइड करूंगी। साथ ही आपका जो सिलेबस है, जो भी मैप इंपॉर्टेंट मैप वर्क है वो सब इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, आपकी जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स क्या होते हैं, जीडीपी किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी कर ली, टर्शियरी सेक्टर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह के जो लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट उनको किस सेक्टर में ज़्यादा मिलता है या किस सेक्टर में वो ज़्यादा इंगेज हैं, प्रोडक्शन किस सेक्टर में ज़्यादा होती है। तो इस तरह के टॉपिक्स हमने पहले ही पढ़ लिया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। तो प्लीज़ आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा और इसके साथ ही इस वीडियो में भी मैं वो चीज़ें बता दूंगी। तो देखिए अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि किस तरह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इसके प्रीवियस पेज में हमने यही जाना था किस तरह की प्रॉब्लम होती है हमारी कंट्री में कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। तो आप देखते हैं कि जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्पेशली जहाँ लोग बहुत ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हैं बट इनकम इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो और क्या हम अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या और भी मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो देखते हैं, देखिए अब डिस्कशन से देखिए फर्स्ट में वही चीज़ें बताई हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट देखा है एग्रीकल्चर में, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से एक से ज़्यादा लोग जो है एक ही तरह के काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं बट प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती है। बट इसके जैसे हमने एक लक्ष्मी का पूरा केस पढ़ा था कि उसके बाद 2 हेक्टर अनइरिगेटेड लैंड था और पूरे का पूरा परिवार जो 5 लोग उसी काम में लगे थे। बट फिर जब लैंडलॉर्ड के खेत में लोगों को उसके परिवार के लोगों को काम मिल गया तो किस तरह से और ज़्यादा इनकम आने लगी, कंडीशन इंप्रूव हुई। तो इस तरह के एग्जांपल्स हमने पढ़े। आप देखिए क्या है नेक्स्ट, जो हम फिर से केस लेते हैं लक्ष्मी का, और हमें पता है उसके पास 2 हेक्टर प्लॉट है अनइरिगेटेड लैंड का। जो गवर्नमेंट है उसने अगर अगर देखिए आप, द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। तो Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop wheat during the rabi season। तो इससे पहले हमने ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि इसका जो खेत है जितनी भी इसमें एग्रीकल्चर होती है वो उसको डिपेंड करना पड़ता है रेनफॉल पे। अगर बारिश हो जाए तो ठीक है, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो कुआं लगा ले, कुआं बना ले या फिर ट्यूबवेल्स के द्वारा अपने लैंड को इरीगेट कर ले। अगर यही काम देखिए अगर गवर्नमेंट कर दे, गवर्नमेंट कुछ पैसा खर्च कर दे या फिर बैंक जो है कुछ लोन प्रोवाइड कर दें जिससे कि है लक्ष्मी एक कंस्ट्रक्ट कर ले एक कुआं अपने वहाँ पे लैंड के पास, जिससे कि वो उस लैंड को इरिगेट कर सके, तो शायद जो पहले वो सिर्फ ज्वार बाजरा जैसी फसल उगा पाती थी जिनको पानी की कम ज़रूरत होती थी, तो आप लक्ष्मी क्या कर सकती है अपने खेत में दूसरी फसल जैसे वीट जैसी फसल जो राबी सीज़न में उगाई जाती है, जो विंटर सीज़न में उगाई जाती है इस फसल को, तो उसको इरिगेट कर सकती है अगर वहाँ कुआँ बन जाए। तो लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टर वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज़। तो इसी तरह से हम ये थोड़ा सपोज कर सकते हैं कि अगर 1 हेक्टर लैंड में अगर वो वीट उगाती है तो वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट 2 लोगों को फॉर 50 डेज। ठीक है, 50 दिन तक 2 लोग जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं, उनको काम मिल जाएगा। और इस किस तरह का काम होगा, इंक्लूडिंग सोइंग की, वो जब बीज लगाए जाते हैं, बीज डाले जाते हैं, उगाए जाते हैं, तो वो काम मिल जाएगा। वाटरिंग का काम मिल जाएगा कि हाँ बीजों में जो है पानी भी लगाना है, फसलों में पौधों में, साथ ही फर्टिलाइजर्स भी डालना है और आपको वहाँ पे हार्वेस्टिंग भी करनी है। तो इस तरह का काम 2 लोगों को 50 दिन के लिए मिल जाएगा। सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन आवर ओन फील्ड। तो देखिए कुआं बनने से, जो गवर्नमेंट की मदद से या बैंक से लोन लेने की मदद से जब कुआं बन जाता है, इरिगेशन फैसिलिटी थोड़ी सी मिल जाती है, तो फैमिली के 2 लोगों को और काम मिल गया। ठीक है, अब देखिए नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डग टू इरिगेट मैनी सच फॉर्म। इसी तरह से अगर एक न्यू डैम कंस्ट्रक्ट हो जाए और कैनाल्स के थ्रू, छोटी छोटी नहरों के थ्रू अगर पानी लाया जाए और इरिगेशन फैसिलिटी हो जाए इस तरह के फार्म्स में,
तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, और इसके वजह से जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके बाद देखिए अब दूसरा केस अगर थोड़ा सोच लें कि लक्ष्मी एंड अदर जो फार्मर्स हैं प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, कि वो अब जो है ठीक है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं बिफोर, उससे पहले, क्योंकि अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम फॉर दिस। अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या कर सकते हैं, जब किसान के पास एक्स्ट्रा आ जाए अपने खाने के लिए वो निकाल ले और पूरा हो जाए उसके लिए, तो उसके बाद वो क्या करे, उसके बाद उसको जो एक्स्ट्रा है उसको वो सेल कर दे मार्केट में। तो इसके लिए उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की, जो भी उसने खेत में उगाया है वो ट्रांसपोर्ट की मदद से, व्हीकल की मदद से, ट्रक की मदद से, लॉरीज की मदद से वो दूसरे टाउन में, नियर बाई टाउन में बेच दे उन चीज़ों को। तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर ले यहाँ पे, थोड़ा सा पैसा किस में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स में, और थोड़ी बेटर रूरल रोड्स बना दे, मिनी ट्रक्स प्रोवाइड कर दे हर जगह, जो सेवरल फार्मर्स जैसे लक्ष्मी जैसे फार्मर्स के पास पहुँचे, और यहाँ से ये उनको इरिगेशन के लिए पानी भी मिल जाए, जिससे कि वो अपनी फसल को, जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कर सकें और अपनी क्रॉप्स को सेल भी कर सकें। तो इस तरह की एक्टिविटी से क्या होगा, दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर्स बट ऑल्सो अदर्स सच एज दोज इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। तो देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोल दी गई है कि इससे देखिए फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है यूनिट है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बहुत ही इंप्लॉयमेंट वहाँ पे लोगों को मिलेगा। फार्मर्स जो है वो वर्कर्स भी रखेंगे, लेबर्स भी रखेंगे, कि जो सोइंग पीरियड है, हार्वेस्टिंग टाइम है, जहाँ बहुत ज़्यादा लेबर रिक्वायरमेंट होता है, तो वर्कर्स भी वहाँ रख लेंगे वो लोग, तो उन वर्कर्स को, एक्स्ट्रा वर्कर्स जो उनको भी काम मिल गया। साथ ही देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड वाले लोग हैं तो उनको भी काम मिल गया, क्योंकि अब जो फसलें हैं वो लोग खेतों से ले जाके बाज़ारों में, जो अर्बन एरियाज़ में, टाउन्स में बेच रहे हैं, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रक है, वो ट्रक ड्राइवर जो चलाएगा, तो ड्राइवर को भी एक तरह से सर्विस मिल गई, वहाँ पे इनकम सोर्स आ गया उसका। तो देखिए लक्ष्मी की इज नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन, टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट्स टू ड्रॉ वाटर। तो देखिए लक्ष्मी की हम प्रॉब्लम सिर्फ वाटर के लेके सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, उसको अपने खेत को और कल्टिवेट करने के लिए और भी चीज़ों की जरूरत है, जैसे सीड्स चाहिए, उसे फर्टिलाइजर्स चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ों के लिए पंप सेट चाहिए कि कुएं से पानी को ड्रॉ कर सके, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो बीइंग अ पुअर फार्मर वो इतना सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, तो सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए वो जो है पैसा किससे लेगी, अगर उसने अपने गांव के जमींदारों से, मनी लैंडर्स से अगर ये पैसा लिया, उसने बोरो किया, उधार ये पैसा लिया, तो ये तो समझ के चलिए उसको काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार मिलेगा। अब इसी के अगेंस्ट, ठीक है, अब देखिए आप कितना, मैं वही आपको बताइए कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर सकती है। तो पहला काम क्या था कि गवर्नमेंट जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए कुआं वहाँ पे खोदे, कुछ पैसे दे दे, या फिर डैम कंस्ट्रक्ट कर दे, ठीक है। इसके साथ ही देखिए कि गवर्नमेंट जो है वो रोड प्रोवाइड कर दे, रोड बना दे, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे दिए। अब इसके साथ ही देखिए और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, लोकल बैंक ओपन कर दे, जो लोकल बैंक है, जो गाँव में ग्रामीण बैंक्स होते हैं, वो किसानों को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दें, जिससे कि लक्ष्मी जैसे फार्मर्स को मनी लेंडर्स के जाल से बचाया जा सके। जो आप मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में मैं आपको उसको बताऊंगी कि इसको डेट ट्रैप बोलते हैं, कि इस तरह से जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, इलिटरेट होते हैं, कि जब वो ज़मींदारों के पास जाते हैं तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब वो ये लोन लेते हैं तो किस तरह से उनका मिसयूज़ होता है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी बिक जाती है। तो दिस मीन्स दैट अलॉन्ग विद वाटर वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो इसका मतलब यह है कि पानी के साथ, इरीगेशन फैसिलिटीज़ के साथ हमें फार्मर्स को चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट भी देना चाहिए, हमें उन्हें लोन भी देना चाहिए, जिससे वो अपनी फार्मिंग को और इम्प्रूव कर सकें। तो देखिए इसका आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके साथ ही देखिए अनदर वे क्या है, और क्या रास्ता है जिससे हम इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फाइंड आउट कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उसको टैकल भी कर सकें, उसको पकड़ सकें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसको सॉर्ट आउट भी कर सकें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो सेमी रूरल एरियाज़ हैं उनमें हम प्रमोट कर सकते हैं, हम लोकल इंडस्ट्रीज, थोड़ी सी इंडस्ट्रीज लगा दें। तो इंडस्ट्रीज लगाने से क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल हैं उनको यहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम मिल जाएगा। इसी तरह से देखिए सपोज मैनी फार्मर्स जो हैं वो डिसाइड कर लें कि वो अरहर और चिकपी जो होती है, पल्स क्रॉप्स जो है उसको उगाएंगे, ठीक है। अब उसी के बगल में अगर हम दाल मिल लगा दें, वहाँ पे एक फैक्ट्री लगा दें, जिसे हम दाल मिल बोलते हैं, जहाँ पे कि पूरा प्रोसेसिंग का काम होगा इन दालों का, और फिर वहीं से पैकेजिंग होगी उस फैक्ट्री से, वो बाहर और शहरों में ये दाल को बेच दिया जाएगा। तो यहाँ फैक्ट्रीज में भी लोगों को काम मिल जाएगा, पैकेजिंग का, प्रोसेसिंग का। इसी के साथ देखिए और हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है कोल्ड स्टोरेज ओपन कर दे, जहाँ पे फार्मर्स जो है अपने आलू, जैसे जिनकी कुछ फसल जो होती है वो सड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वेदर
वेदर इतना ख़राब हो जाता है, कभी इतनी गर्मी हो जाती है, तो उसके वजह से जो आलू हैं, पोटैटोज़ हुए, अनियंस हुए, आपने देखा काफ़ी ज़्यादा सड़ जाते हैं। तो इनको स्टोरेज के लिए अगर कोल्ड स्टोरेज रख दें जहाँ पे गर्मी से क्योंकि स्टोरेज होते हैं बहुत कोल्ड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फसल है, अगर अनियंस है, पोटैटोज़ हैं रखे जाते हैं तो वो सड़ते नहीं है, ख़राब नहीं होते। तो क्या होता है जब मार्केट में प्राइस हाई होता है तब फार्मर्स क्या करते हैं, इनको कोल्ड स्टोरेज से निकालते हैं और तब उनको हाई रेट पे सेल करते हैं। अगर वो पहले सेल करेंगे तो फिर उनको लॉस होता है अगर कम दामों पे करते हैं। तो इस तरह के अगर कोल्ड स्टोरेज भी गवर्नमेंट ओपन कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा फार्मर्स को मिल जाता है। इसके साथ ही देखिए विलेजेस के नियर विलेजेस के फॉरेस्ट एरियाज़ में अगर हनी कलेक्शन सेंटर्स बना दिए जाएँ, तो जहाँ वहाँ पे क्या होगा, फार्मर्स जो हैं वो हनी कलेक्ट करके लाएँगे वाइल्ड हनी, और उसको यहाँ हनी कलेक्शन सेंटर्स में दे देंगे। तो यहाँ पे भी यहाँ पे बाद में प्रोसेसिंग होके ये हनी बाहर दूसरे जगहों पे पहुँचा दिया जाएगा, तो इससे भी काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। साथ ही देखिए वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, टोमेटो हो गया, फ्रूट्स हो गया, इनके भी प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं कि जो लोग किसान हैं वो सारी जो चीज़ें उगाते हैं वो उनको उगाएँ, फिर इस जगह लाके एक जगह लाके उसको सेल कर दें। फिर यहाँ पे सब उसकी साफ-सफाई हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, पैकेजिंग हो के फिर आउटसाइड मार्केट्स में सामान भेज दिया जाए। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन वाले लोगों को काफ़ी काम मिल जाता है। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज़ एंड नॉट नेसेसरीली इन लार्ज अर्बन सेंटर्स। तो इस तरह से देखिए ऐसा ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़े-बड़े शहरों में लोग जाएँ और काम ढूँढने की तलाश में। अगर छोटे ही पैमाने पे अगर इतना काम गाँव के इलाके में कर दिया जाए, इंडस्ट्री सेटअप कर दी जाए, तो वास्तव में बताऊँ तो कोई भी जो मज़दूर हैं जो आज दूसरे सिटीज़ में जैसे मुंबई, दिल्ली जैसी सिटीज़ में जाते हैं, वैसे जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब कोविड-19 जैसी कंडीशन में हमने देखा कि किस तरह से मज़दूरों का जो पलायन हुआ था, वो किस तरह से एक भयंकर रूप लिया था उसने, और शायद पार्टीशन के बाद इतना सारा लोगों को पैदल चलना पड़ा, उसका एग्ज़ाम्पल हमें काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन में देखना पड़ा। तो फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट इतना सब काम कर ले और अगर हर एक नागरिक भी अपनी थोड़ी ज़िम्मेदारी समझ के अगर वो थोड़ा इंडस्ट्रीज़ को है जो है वो शहरों में ना ओपन करके गाँव वाले इलाकों में ओपन कर ले, तो लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो इम्प्रूव भी हो जाएगी। अब इसके साथ ही देखिए थोड़ा-सा पिक्चर में देख लिया जाए तो गुड़ मेकिंग इन हरियाणा की गुड़ कैसे बनाई जाती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शुगर केन होता है, जो गन्ना होता है, उसी से गुड़ बनाई जाती है और शुगर भी बनाई जाती है। तो यहाँ पूरा गुड़ बनाने का प्रोसेस दिया जा रहा है। तो देखिए इसका कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री या फैक्ट्री रन हो रही है जिसमें हाई-टेक मशीन्स और स्किल्ड लेबर्स रखे गए हैं, बल्कि छोटे पैमाने पे भी जो गाँव में लोग हैं उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हो कि किस तरह से आप गुड़ घर में ही बना सकते हो, क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के आई थिंक वोकेशनल ट्रेनिंग भी चला दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनको घर बैठे ही काम करने को मिल जाएगा, और इस तरह की स्किल्स जब लोगों में आ जाती है तो बिल्कुल वो इनकम को बहुत अच्छे से कमा सकते हो। इतना ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में फैला हुआ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल बचेगा ही नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा एकदम से। अब चलिए तो इसके बाद देखिए, डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 5 टू 29 ईयर्स। देखिए अगर हम देखा जाए इंडिया में, इंडिया की जो पॉपुलेशन 60% जो लोग हैं वो किस एज ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, तो वो करते हैं 5 साल से 29 साल की एज में। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ जब 5 से 29 साल की एज में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं तो भाई स्कूल में पढ़ने कौन जाते हैं, क्योंकि इसमें से देखिए काफ़ी सारे जो एज है वो स्कूल में पढ़ने वाली भी है। तो 51% ही लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अटेंड कर पाते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पे इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो द रेस्ट आर नॉट, दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबर्स। तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो या तो घर में ही रहते हैं या फिर चाइल्ड लेबर्स के जैसे वो काम करते हैं कहीं जगह जगह पे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ले लीजिए या फिर इतनी इनकम नहीं हो पाती है। तो इफ़ दिस चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल्स वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो स्कूल अटेंड नहीं करते और ये करें आगे चल के, तो हमें बिल्कुल किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स मतलब स्कूल बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी और टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और अदर स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एक स्टडी कंडक्टेड बाय अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन नाउ नोन एज नीति आयोग estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone। तो देखिए एक स्टडी के जब किया गया था प्लानिंग कमीशन के थ्रू, देखिए आज इस प्लानिंग कमीशन का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। अब इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, NITI, नीति आयोग के नाम से इसको जाना जाता है प्लानिंग कमीशन को। तो यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला गया है कि 20 लाख जो जॉब है इन्होंने क्रिएट करी है, कहाँ पे, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में, यानी सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर। सिमिलरली अगर देखें, इफ वी
टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर एक्सेट्रा। तो अगर आपको हेल्थ फैसिलिटीज सुधारनी है, इसकी हेल्थ सिचुएशन भी सुधारनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी डॉक्टर्स की, नर्सेज की और साथ ही हेल्थ वर्कर्स की। और टू वर्क इन रूरल एरियाज, दीज आर सम वेज बाई विच जॉब्स कुड बी, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। और ये एस्पेक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपने डेवलपमेंट चैप्टर में भी, चैप्टर 1 जो था उसमें भी आपने इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, एवरी स्टेट और रीजन जो होता है हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। देखिए हर एक एवरी स्टेट और जो रीजन होता है उसमें बिल्कुल पोटेंशियल होता है कि वो इंक्रीज कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपने लोगों के लिए। इट कुड बी टूरिज्म, ये किस तरीके से हो सकता है, जैसे टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी, इट मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा इंडिया के काफ़ी सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ का टूरिज्म, अगर यहाँ इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, इतनी नेचुरल ब्यूटी है और रीजनल क्राफ्ट है जो लोगों को आकर्षित करता है, दूसरे दूसरे देशों के नागरिकों को, दूसरे दूसरे स्टेट के नागरिकों को, क्योंकि वो उनके वहाँ पे जाते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने भी आते हैं। तो एक तरह का टूरिज्म बिजनेस जो है वो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। रीजनल क्राफ्ट जो होता है वहाँ का, किस तरह से वहाँ पे बुनाई जो होती है, मटके वगैरह बनाए जाते हैं, रीजनल क्राफ्ट समझ लीजिए, कोई भी क्राफ्ट की चीज़ें, वो इंडस्ट्रीज आप रन करा सकते हो, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो इस तरह की भी आप चीज़ें स्टार्ट कर लो तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल जाएगा। सम ऑफ दिस वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग, देखिए कहीं कहीं इसके लिए बहुत प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है और कईयों को सपोर्ट भी चाहिए होता है गवर्नमेंट से। तो फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। तो देखिए नीति आयोग ने फिर से एक रिपोर्ट पेश की है कि अगर टूरिज्म सेक्टर इतना अच्छा इम्प्रूव हो जाए, ज़्यादा से इम्प्रूव हो जाए, तो इनका मानना है कि ये हर साल 35 लाख लोगों को एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ठीक है, वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस अब वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। तो देखिए जितने भी हमने सजेशन डिस्कस किए हैं बिल्कुल उनको बहुत काफ़ी टाइम भी लग सकता है इंप्लीमेंट होने में और शायद ना भी लगे। फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स, और शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ क्विक मेजर्स चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए कि तुरंत जो काम करना था, क्विक एकदम करना था कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को, गरीबी को दूर हटाया जा सके, तो इसके लिए गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने एक लॉ इंप्लीमेंट किया था, एक स्कीम चलाई थी, एक योजना चलाई थी, जिसको बोलते हैं, लॉ बनाया था पूरा, राइट टू वर्क। तो यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया गया है हमारी कंट्री में, क्या गवर्नमेंट ने काम किया, तो उसमें भी आप लिख सकते हो। तो राइट टू वर्क हो गया, ये स्टार्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया जब स्टार्ट किया था। और इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा 2005। ठीक है, तो देखिए ये जो राइट टू वर्क जो लॉ इंप्लीमेंट किया था, इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम मनरेगा बोलते हैं। पहले जब ये बना था इसको नरेगा ही बोलते थे, नरेगा 2005, बट महात्मा गांधी जी के नाम पे इसको महात्मा गांधी, ठीक है, इसको मनरेगा के नाम से आजकल जाना जाता है। अंडर दी मनरेगा देखिए 2005 जब ये स्टार्ट हुआ, 2005 ईयर में, ऑल दोज हु आर एबल टू, कि जो लोग रूरल एरियाज में, स्पेशली ये स्टार्ट हुआ था, इसका मेन मोटिव ये था कि रूरल एरिया से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके और इसमें उन्हीं लोगों को काम दिया जाता था जो करना चाहते हैं और जिनको ज़रूरत है, और 100 डेज का एश्योर्ड वर्क, गारंटी वर्क दिया जाता था एक साल में। और सपोज करिए कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती थी एम्प्लॉयमेंट देने में या फिर लेट हो जाती थी, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती थी वो, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वो पीपल को देती थी, जितना भी एक दिन का जो भी भत्ता बनता था, जो भी उनकी सैलरी बनती थी, वो उसको लोगों को वो दे देती थी। तो द टाइप्स ऑफ वर्क, और किस तरह का टाइप्स जो यहाँ पे वर्क होता था, उससे क्या हुआ आगे चल के फ्यूचर में इससे मदद मिली कि इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट। तो धीरे धीरे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगा, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है, इस तरह के काम होने लगे, लोगों को काम मिलने लगा, तो थोड़ी कंडीशन इंप्रूव भी होने लगी। अच्छा, इसके साथ ही देखिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। तो देखिए इससे पहले जो हमने सेक्टर्स पढ़े थे वो थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स। अब हमें पढ़ना है कि डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो लोगों के काम करने के तरीके से और भी सेक्टर्स होते हैं, और वो कौन से सेक्टर्स हैं, वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर से आप क्या समझ रहे हो, देखिए मैं हमेशा जब एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं वर्ड्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब होता है,
थोड़ा सा हम इस चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टोरी के थ्रू समझते हैं तो बेटर रहता है। देखिए कांता है, कांता एक ऑफिस में काम करती है। वो अपने ऑफिस में काम करती है फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM, ठीक है, टाइम देखिए फिक्स है। और उसको जो रेगुलर सैलरी मिलती है एट एवरी मंथ, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ। एक महीना वो काम करती है, फिक्स्ड है, परमानेंट जॉब लग रही है एक तरह से इसकी, कि उसको पर मंथ सैलरी जो है वो मिल जाती है, वो टाइम पे ही काम करती है। इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो, सैलरी के साथ साथ उसे प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, और जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं वो भी वहाँ पे फॉलो होते हैं। उसके साथ ही उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, और भी अदर टाइप के जो अलाउंसेस होते हैं वो मिलते हैं। कांता को शी डज नॉट, संडे को छुट्टी भी मिलती है, उसको ऑफिस जाना नहीं पड़ता है, उसको पेड हॉलीडे पे मिलते हैं। अगर जैसे दिवाली होली होती है तो उसमें छुट्टी मिलती है और उसकी सैलरी नहीं कट होती है। व्हेन शी ज्वाइन वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। और जब उसने ज्वाइन किया था, अपना काम करना स्टार्ट किया था जिस ऑफिस में, वहाँ से उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी थी कि आप वर्क से रिलेटेड जो भी टर्म्स और कंडीशन होती हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशन थे वो भी मैंशन किए गए थे। इसके साथ ही देखिए दूसरा एग्जाम्पल कमल का, तो इससे आप काफ़ी कुछ समझेंगे। देखिए कमल का केस देखें तो ये कांता का नेबर है, और ही इज़ अ डेली वेज लेबरर, ठीक है, वो डेली वेज लेबरर है कि रोज़ का रोज़ वो काम करता है, उसी हिसाब से उसको सैलरी मिलती है, और ग्रॉसरी शॉप में वो काम करता है। वो शॉप पे 7:30 मॉर्निंग पे जाता है और रात को 8 बजे आता है इवनिंग में, ठीक है। तो इतना 7:30 से और 8 बजे तक का उसका काम होता है इवनिंग में, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस, तो उसको जो वो काम करता है रोज का उस हिसाब से उसको तनख्वाह मिलती है, उसके अलावा उसे और कोई फैसिलिटी अलाउंसेस नहीं मिलते हैं उसको। साथ ही ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क, और इसके साथ ही जिस दिन वो काम नहीं करता है उस दिन उसको सैलरी नहीं मिलती। इट मीन्स उसको, अगर वो संडे को काम नहीं करता तो उसका पैसा उसे नहीं दिया जाता है। ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज, इसी तरह ही उसके पास कोई छुट्टी नहीं होती है, उसको कोई पेड हॉलीडेज नहीं मिलते हैं। अगर होली दिवाली वो नहीं जाता काम करने तो उसका पैसा उस काट लिया जाता है। नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप, इसके साथ ही कोई उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर उसको नहीं दिया जाता है जिससे वो उसके पास प्रूफ हो कि हाँ वो इस शॉप में काम कर रहा है। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाई हिज एम्प्लॉय, इसके साथ ही उसको कभी भी किसी भी टाइम उसका जो मालिक है वो मना कर सकता है कि कल से आप काम पे मत आइएगा। तो वो उसका काम भी एक फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट जॉब उसके पास नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी भी उसके पास नहीं है। तो देखिए इन दो केसों से हमें क्या समझ में आता है। तो देखिए जो फर्स्ट केस है जो कांता वाला, वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर। जिस सेक्टर में वो काम कर रही है, जिस ऑफिस में वो काम कर रही है, वो ऑफिस शो करता है कि वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशंस के साथ उसको काम करने को मिलता है। सारे रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे माने जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज का मतलब ही होता है कि रूल्स और रेगुलेशंस के साथ काम करना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कमल का जो सेक्टर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को शो कर रहा है जहाँ पे किसी तरह के रूल रेगुलेशन की को मानता नहीं है, सब धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं हर एक रूल्स और रेगुलेशन की। तो इसमें किस तरह से एक जो एम्प्लॉय जब काम करता है तो उसकी कंडीशन किस तरह से खराब हो जाती है। एक तरह से आप सोचो एक्सप्लोटेशन बहुत होता है इस फील्ड में। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट के कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं। आप देखिए यही पूरा एग्जांपल इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारे के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो रेगुलर होता है, एश्योर्ड वर्क होता है, सारे जो ऑफिस होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, वेरियस लॉज जो होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट आपको फॉलो करना होता है, पेमेंट ऑफ ग्रेटुटी एक्ट जो होता है, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है। इस तरह के जितने भी एक्ट जो गवर्नमेंट ने पास करें, जो भी लॉ, वो सब यहाँ पे फॉलो होते हैं। इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। तो इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं जो सब फॉलो होते हैं। सम ऑफ दिस पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाई एनी वन बट मे वर्क on their own, but they do have to register themselves with the government and follow the rules and regulation। तो इसी तरह से देखिए कुछ और भी ऑफिस होते हैं, कुछ और भी अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं, और वो भी अपने आप को गवर्नमेंट से रजिस्टर कराते हैं, और वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं वहाँ पे। तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। इसी तरह से देखिए वर्कर्स जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो इंजॉय करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है, एक्सपेक्टेड जो वर्क होता है वो भी फिक्स नंबर ऑफ आवर्स में होता है, उससे ज़्यादा अगर वो काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम पेमेंट मिलती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलती है। साथ ही देखिए सेवरल अदर बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं। तो देखिए ये बहुत याद रखने वाले पॉइंट्स हैं क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो।
और इसके साथ ही कि क्या ज़्यादा किस सेक्टर में कंडीशंस अच्छी होती है वर्कर्स की, तो आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कंडीशन ज़्यादा अच्छी होती है वर्कर्स की। तो इसके साथ ही देखिए उनको बहुत तरह के बेनिफिट जैसे पेड लीव मिलता है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड उनको मिलता है, ग्रेट्युटी मिलती है, दे आर सपोज उनको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलता है अंडर द वेरियस लॉ। उनको फैक्ट्री मैनेजर जो है, द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक जो ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे अच्छा मिलना चाहिए, प्योर होता है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी होता है। जब वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन जैसी और सुविधाएं भी मिलती हैं। आप देखिए जब कमल का केस देखें जस्ट अपोजिट कांता वाले केस से, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो बिल्कुल जो कमल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे बिलोंग करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स वाला सिस्टम होता है। ये इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होती। यहाँ पे जॉब्स जो होती है वो लो पेड होती है, बहुत कम तनख्वाह मिलती है और रेगुलर भी नहीं होती है। कोई किसी तरह का प्रोविजन नहीं होता ओवर टाइम का, पेड लीव का, हॉलीडेज नहीं मिलते यहाँ पे। सिकनेस है, बीमारी वगैरह, तब भी कोई लीव नहीं मिलती। अगर जिस दिन आप जाओगे उस दिन की आपको पैसा मिलता है, अगर नहीं जाओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं होता, किसी भी दिन जॉब जा सकती है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, देखिए को बिना किसी रीजन का आपको बोला जा सकता है कि आप काम छोड़ दो। और वैन देयर इज लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव। इवन जब कहीं कहीं होता है कि अगर बिजनेस उनका अच्छा नहीं चलता है और कभी कभी सीजन होता है जहाँ पे लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती वर्कर्स की, तो वहाँ पे उनको बोल भी दिया जाता है कि आप काम छोड़ दो। तो आर लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मर्जी जो है ना, वो जो मालिक है उसकी चलती है और जो वहाँ काम करता है उसकी इतनी मर्जी वहाँ पे चलती नहीं है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work। तो इस सेक्टर में ज़्यादा जो लोग होते हैं, लार्ज नंबर में पीपल इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अपने खुद के स्मॉल जॉब्स और सेलिंग कर रहे हैं, स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क कर रहे हैं। तो वो इस तरह के लोगों को काम दे देते हैं। सिमिलरली फार्मर्स जो हैं वर्क ऑन देयर ओन, फार्मर्स जो हैं वो अपना खुद काम कर रहे हैं और साथ ही कुछ लेबर्स को हायर कर लेते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है। जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उस हिसाब से वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोगों को हायर कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक का पूरा जो कंटेंट है वो समझ लिया है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका आ रही है हेडिंग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी और वो है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।